हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मानसी और आज आप मेरे साथ पढ़ोगे क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप अपनी क्लास में देखते हो तो क्या आप सबको सारे स्टूडेंट सेम लगते हैं? नहीं मैम, सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो आप एक एक करके मुझे बताओ कि आप अपनी क्लासमेट से कैसे अलग हो। मैम, मैं एक लड़का हूँ और मेरी सहपाठी एक लड़की है। मैं लंबी हूँ, लेकिन मेरी दोस्त मुझसे थोड़ी छोटी है। मैम, मेरा दोस्त सिर पर पग बांधकर आता है, लेकिन मैं नहीं। मैम, मेरे घर में हिंदी बोली जाती है और मेरे दोस्त के घर में पंजाबी बोली जाती है। मैम, मेरी नानी का घर हरियाणा में है और मेरे दोस्त की नानी का घर पहाड़ों में है। मैम, मैं लंच में रोटी लाती हूँ और मेरा दोस्त कभी इडली और कभी सांभर लाता है। बहुत अच्छे, आप सबने अलग अलग डिफरेंसेस बता दिए, जैसे जेंडर, लड़का लड़की, हाइट में डिफरेंस, कोई लंबा है तो कोई छोटा, फूड हैबिट्स, कोई रोटी लाता है तो कोई इडली सांभर, लैंग्वेज में डिफरेंस, कोई हिंदी बोलता है तो कोई पंजाबी, और रहने की जगह में अंतर, कोई हरियाणा रहता है तो कोई पहाड़ों में। वेल, यही होती है डाइवर्सिटी, मतलब सब लोग एक जैसे नहीं होते, हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से अलग हैं। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी आखिर है क्या? डाइवर्सिटी का मतलब लोगों के बीच अंतर यानी डिफरेंस होना है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो दिखने में, रंग रूप में, भाषा में, धर्म में, खाने में, पहनावे में और रहने की जगह में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस कुछ रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पहले के टाइम में क्या हुआ था, ज्योग्राफी, हम कहाँ रहते हैं, कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, यानी हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए एक जगह रहने वाले लोग आपको दूसरी जगह के लोगों से अलग दिखेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया। बच्चों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डाइवर्सिटी से भरी हुई है। यहाँ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखो। My name is Avanti. What's your name? મારું નામ અવંતી છે. તમારું નામ શું છે? ના પેરુ અવંતી. ની પેર એન્ટી. मेरा नाम अवंती है. आपका नाम क्या है? एन पेर अवंती. उंग पेरन्न. माझे नाव अवंती आहे. तुझा नाव काय? मो ना अभंती. आपणों ना कौन? मेरा नाम अवंती है. थोड़ा ना की है? पेर एंडा. एंड पेर अवंती आण. आमार नाम अवंती. आपनार नाम की? तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, यानी कैसे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन फिर भी सब इंडियंस हैं, एक ही कंट्री के लोग। बच्चों, इंडिया में लोग अलग अलग धर्म यानी रिलीजन को मानते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को, कुछ इस्लाम को, कुछ क्रिश्चियनिटी को, कुछ सिख धर्म को, कुछ बुद्धिज्म को और कुछ जैन धर्म को मानते हैं। करने से पहले हमें कुछ वर्ड के मीनिंग जानने होंगे। माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। माउंटेन्स वो जगह होती है जहाँ पर जमीन ऊंची होती है और तीखी होती है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत कम पानी होता है और जमीन ड्राई और सैंडी होती है। प्लेन्स यानी मैदानी इलाके, ये वो जगह होती है जहाँ जमीन बहुत ही फ्लैट और लेवल्ड होती है और कोई ऊंचे नीचे पहाड़ नहीं होते। फॉरेस्ट यानी जंगल, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। फिर आते हैं प्लेटू। प्लेटू एक ऊंची और फ्लैट जमीन होती है जो अपने आसपास के एरिया से ऊंची होती है। मैं समझाती हूँ, ये पहाड़ की तरह ऊंचे तो होते हैं लेकिन तीखे नहीं होते। आप इसे अपने घर में रखे हुए टेबल की तरह समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर में रखा टेबल ऊंचा तो होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, तीखा नहीं होता। फिर आता है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया वो जगह होती है जो समुद्र के किनारे होती है। अब क्योंकि आपको वो वर्ड्स पता है तो आप ये पॉइंट समझ पाओगे। इंडिया अपनी ज्योग्राफी में भी बहुत डाइवर्स है। इंडिया में हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जंगल है और कहीं समुद्र है। इसी वजह से भारत में लोग अलग अलग तरह की जगह पर रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, राजस्थान के लोग रेगिस्तान में,
उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग मैदानी इलाके यानी प्लेन्स में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जंगल वाले इलाके हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना प्लेटू क्षेत्र में आता है, केरला और गोवा जैसी स्टेट समुद्र के किनारे बसी हुई है। एंड गेस व्हाट, जिस जगह लोग रहते हैं उस जगह का असर उनके खाने, कपड़े और जीवन जीने के तरीके पे पड़ता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इंडिया के लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं और उनके कपड़े वहाँ के क्लाइमेट और कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में विमेन यूजुअली साड़ी या सलवार कमीज पहनती है और मेन कुर्ता पजामा पहनते हैं। साउथ इंडिया में विमेन साड़ी पहनती है और मेन धोती या लुंगी। वेस्ट इंडियन स्टेट जैसे गुजरात और राजस्थान में विमेन घाघरा चोली पहनती है और मेन धोती के साथ टर्बन पहनते हैं। ईस्ट इंडिया में विमेन साड़ी पहनती हैं और मेन धोती कुर्ता। वहीं अगर आप ठंडे इलाके या हिली एरियाज में जाओगे तो आपको मेन एंड विमेन दोनों वुलन क्लोथ्स पहनते हुए दिखेंगे ताकि ठंड से बचा जा सके। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसा देश वैसा भेष। आप जैसे रीजन में हैं वैसे आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। जहाँ पे बहुत धूप है वहां पे क्या आप वुलन क्लोथ पहन के रहोगे? आई नो, रह ही नहीं सकते। और जहाँ पे सर्दी है वहां पे गर्मी के कपड़े? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों, इंडिया में कपड़े हर रीजन के क्लाइमेट और कल्चर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बच्चों, जैसे कपड़े रीजन के हिसाब से बदलते हैं वैसे ही खाना भी जगह के हिसाब से बदलता है। क्लाइमेट और ज्योग्राफी का खाने पर भी बहुत असर पड़ता है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा व्हीट उगाया जाता है, इसलिए लोग रोटी, पराठा और दाल ज्यादा खाते हैं। साउथ इंडिया में राइस स्टेपल फूड है, यहाँ लोग इडली, डोसा और सांबर खाते हैं। ईस्ट इंडिया में राइस, फिश और स्वीट जैसे रसगुल्ला पॉपुलर है। वेस्ट इंडिया के खाने का टेस्ट मिक्स है, यहाँ ढोकला और थेपला जैसे फूड्स फेमस हैं। कोस्टल एरिया में लोग सी फूड खाते हैं जैसे फिश एंड प्रॉन्स। हिली और कोल्ड एरियाज में लोग हॉट एंड एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं। तो देखा, खाना भी ज्योग्राफी के हिसाब से बदलता है। इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं। यहाँ लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी और पोंगल। हर रीजन के डांस फॉर्म भी डिफरेंट होते हैं जैसे भरतनाट्यम, कथक, भंगड़ा और गरबा। इसी तरह म्यूजिक, आर्ट और कॉस्ट्यूम भी हर जगह अलग अलग होती है। तो देखा किस तरह इतने सारे डिफरेंसेस मिलकर इंडिया की डाइवर्सिटी बनाते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी अचानक से नहीं बनी है, ये सदियों से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के थ्रू डेवलप हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी हिस्ट्री ने डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया या उस पर कैसे असर डाला। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझने होंगे, माइग्रेशन और माइग्रेंट्स। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने या काम करने के लिए लंबे टाइम के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ घूमने जाना नहीं होता, जैसे हम करते हैं ना छुट्टियों में नानी के घर घूमने जाना या फिर मेला देखने जाना। नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि वहाँ सेटल होने के लिए जाना माइग्रेशन कहलाता है। जो लोग माइग्रेशन करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं। यानी माइग्रेंट वो पर्सन होता है जो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने या काम करने चला जाता है लंबे समय तक। हिस्टोरिकली इंडिया की डाइवर्सिटी कई सालों में माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से डेवलप हुई है। बहुत पहले जब बसेस, कार्स, ट्रेन्स या एरोप्लेन्स नहीं होते थे तो लोग पैदल चल के, जानवरों पर या शिप्स के थ्रू ट्रैवल करते थे। ऐसे ही ट्रैवल करके अलग अलग लोग इंडिया आए, कोई ट्रेडर यानी व्यापारी बन के, कोई मॉन्क यानी साधु बन के, कुछ सेटलर्स थे यानी यहाँ आकर बसने वाले लोग, और कुछ इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी। आक्रमणकारी वो लोग होते हैं जो देश या जगह पर हमला करके वहाँ कब्जा कर लेते हैं। जब ये लोग यहाँ आए तो अपनी लैंग्वेज, रिलीजन, फूड और आइडियाज भी साथ लाए। समय के साथ ये सब इंडिया के लोकल ट्रेडिशन के साथ मिक्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो कहाँ से आई। ब्रिटिशर्स बहुत साल पहले ट्रेडर बन के इंडिया में आए थे। बाद में उन्होंने इंडिया पर रूल किया। उन्होंने ही इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के अंदर भी माइग्रेशन हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि आप हर स्टेट में आपको पंजाबी, बंगाली, तमिल, बिहारी, नेपाली ये सब मिल जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट के लोग जब दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं तो उस रीजन में भी लोगों की लैंग्वेज, खाना, कपड़े और कस्टम अलग अलग हो जाते हैं। अब आप सोचो, अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का माइग्रेशन आपके स्टेट में नहीं हुआ होता तो क्या आप अपना फेवरेट मोमो बिना नॉर्थ ईस्ट जाए अपनी स्टेट में खा पाते? नहीं, राइट?
तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज ने इंडिया को एक डाइवर्स और यूनिक कंट्री बनाया। देखेंगे ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस। बच्चों, जैसा हमने पहले पढ़ा कि इंडिया की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है और यहाँ अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। यही लैंडफॉर्म्स लोगों के जीने का तरीका यानी लाइफस्टाइल, कपड़े, काम और खाना डिसाइड करते हैं। माउंटेन एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में क्योंकि ठंड बहुत होती है, यहाँ के लोग वुलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं और अक्सर वुडन हाउसेस यानी लकड़ियों के घरों में रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग पशुपालन और टूरिज्म का काम करते हैं। इनकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज और बटर मिलेगा। माउंटेन एरिया का एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश। प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में जमीन फर्टाइल होती है और फार्मिंग करना इजी होता है। इसी वजह से यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इनकी डाइट में वीट, राइस एंड पल्सेस मिलेंगे। प्लेन्स का एग्जाम्पल है पंजाब। डेजर्ट्स या रेगिस्तान में क्योंकि गर्मी और ड्राइनेस होती है, यहाँ के लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं और मड हाउसेस में रहते हैं। ये लोग पशुपालन करते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाई गई चीजें बेचते हैं। यहाँ आपको ड्राई फूड जैसे बाजरा बहुत मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है राजस्थान। फॉरेस्ट एरिया यानी जंगलों में बहुत बारिश होती है। यहाँ के लोग जंगलों से मिली चीजें इकट्ठा करते हैं, फार्मिंग करते हैं और हैंडीक्राफ्ट करते हैं। इनकी डाइट में रूट्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स मिलेंगे। फॉरेस्ट एरिया का एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़। कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र। यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, जिस वजह से लोग लाइट कॉटन क्लोथ पहनते हैं। ऑक्यूपेशन में फिशिंग और ट्रेड। फूड में लोग सी फूड खाते हैं। इसका एग्जाम्पल है गोवा। तो देखा आपने इंडिया का हर लैंडफॉर्म कैसे लोगों का लाइफस्टाइल, कपड़े, काम और खाने को शेप करता है। तो इंडिया की हिस्ट्री के साथ साथ इंडिया की ज्योग्राफी भी वजह है कि इंडिया इतना डाइवर्स और इंटरेस्टिंग है। And children, here comes the most important topic of this chapter, unity in diversity. Unity in diversity का मतलब होता है विविधता में एकता। ये लाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूज की थी। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडिया में लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग है, फूड अलग अलग है, कपड़े अलग अलग है और तो और फेस्टिवल और ट्रेडिशन भी अलग है। फिर भी हम सब एक साथ मिलकर शांति से रहते हैं। हम एक दूसरे के इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करते हैं। यही होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों, अब हम देखेंगे कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, इतने डिफरेंसेस के बाद भी हम सब यूनाइटेड कैसे हैं। इसके कुछ सिंबल्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन की। अगर आप इंडियन हो तो आपने अपनी नेशनल एंथम कभी ना कभी गाई होगी या सुनी होगी। और आप ये भी जानते होंगे कि जब हम जन गण मन गाते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं अपने देश के लिए, चाहे हम किसी भी रिलीजन, लैंग्वेज या स्टेट से हों। तो हमारी नेशनल एंथम हमें ये सिखाती है कि हम अलग अलग होके भी एक ही देश के नागरिक हैं। हम सब इंडियंस हैं। दूसरा सिंबल है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जब ब्रिटिश लोग इंडिया पर रूल कर रहे थे, उस टाइम को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर इंडियंस को उनके डिफरेंसेस जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रीजन ये सब यूज करके आपस में लड़वा दिया जाए तो वो इजीली रूल कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर इंडियंस ने आपस में लड़ने की बजाय ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाने का फैसला लिया। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, लड़का लड़की, गांव या शहर के लोग, कोई भी हो, सब ने मिलकर काम किया। सब लोगों ने मिलकर सत्याग्रह किए। सत्याग्रह यानी शांति से प्रोटेस्ट, मार्चेस निकाले, हड़तालें की। इन सब लोगों का एक ही गोल था, इंडिया की आजादी। और ऐसा हुआ भी। इस स्ट्रगल ने हमें ये सिखाया कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं। इसलिए इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा सिंबल है इंडियन नेशनल फ्लैग, तिरंगा। हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर सैफरन, बीच में व्हाइट एंड सबसे नीचे ग्रीन। ये 3 रंग मिलकर एक झंडा बनाते हैं। इंडिया में चाहे हम किसी भी स्टेट के हों, किसी भी धर्म को मानते हों या कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, तिरंगा सबके लिए एक जैसा है। हर इंडियन उसकी रिस्पेक्ट करता है।
यहाँ लोग अलग अलग होते हुए भी एक ही पहचान शेयर करते हैं, इंडियन होने की पहचान। नाउ कॉमन थ्रेड्स इन एवरीडे लाइफ। इंडिया में इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें कॉमन है, और इसी के अकॉर्डिंग है हमारा फोर्थ सिंबल, फूड। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग खाना खाया जाता है। जैसे कोई इडली डोसा खाता है, कोई रोटी दाल खाता है, तो कोई राइस फिश खाता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टेपल फूड ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में खाए जाते हैं। अब आप सोचोगे कि स्टेपल फूड क्या है? वेल, स्टेपल फूड का मतलब है मुख्य भोजन, यानी वो खाना जो हम रोज खाते हैं। तो ऐसा स्टेपल फूड जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में खाए जाते हैं वो है चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स एंड पल्सेस। इसी के साथ कुछ कॉमन मसाले भी हैं जो हर घर में यूज होते हैं, जैसे हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक। आप सोचोगे हाँ, बट इसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहाँ है, ये कैसे सिंबल हुआ? मैं बताती हूँ। इंडिया में डिशेस बनाने का तरीका अलग है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही है ना। जहाँ आप जीरा राइस खा रहे हो, मैं राइस से बना डोसा खा रही हूँ। जहाँ मैं बाजरे की रोटी खा रही हूँ, आप हो सकता है कि बाजरे का सत्तू पी रहे हो। बट एट द एंड दोनों खा तो चावल और बाजरा ही रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से। यही है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड। एंड नाउ आवर फिफ्थ सिंबल इज साड़ी। इंडिया के हर रीजन का अपना ड्रेसिंग स्टाइल है। कोई सलवार कमीज पहनता है, तो कोई घाघरा चोली, तो कोई धोती कुर्ता। लेकिन एक ड्रेस ऐसी है जो पूरे इंडिया को जोड़ती है, वो है साड़ी। यस, नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, साड़ी हर जगह पहनी जाती है। ये हर रीजन में कॉमन है, बस उसका नाम अलग है, उसे पहनने का तरीका अलग है और उसे बनाने का तरीका अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे बनारस यूपी की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी साड़ी, गुजरात की पटोला साड़ी और असम की मूगा साड़ी। एंड आई एम श्योर इन पिक्चर्स को आपको देख के समझ आ गया होगा कि स्टाइल अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है, पर ड्रेस एक ही है, साड़ी। तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग थ्रू साड़ी। एंड वेट, साड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनते जाओ। हमें बिहार की वैशाली से कई सेंचुरीज बीसी पहले एक स्टोन क्रेविंग मिली, जिसमें हमें साड़ी पहने हुए एक महिला का पिक्चर दिखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि साड़ी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये हजारों साल पहले से इंडियन कल्चर का हिस्सा रही है और आज तक पहनी जा रही है। इंटरेस्टिंग, राइट? बच्चों, अब हम फेस्टिवल्स के थ्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझने वाले हैं। आई एम श्योर आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर इनमें से कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो पूरा इंडिया मनाता है। बस जगह के अकॉर्डिंग उसको मनाने का तरीका और उसका नाम बदल जाता है। उसमें से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मोस्टली 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। इस दिन लोग नेचर और सन को क्रॉप्स के लिए थैंक यू कहते हैं। तो चलो देखते हैं इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में इसे क्या कह के बुलाते हैं। वेल, पंजाब में इसे लोहरी या फिर माघी कहते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, असम में माघ बिहू, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा में पौष संक्रांति, यूपी में खिचड़ी पर्व, बिहार और छत्तीसगढ़ में सकरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर मकर संक्रांति ही कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण और हिमाचल प्रदेश में माघ साजी। केरला में इसे मकरा विलाइक्कू कहते हैं, झारखंड में तुसु परब, जम्मू कश्मीर में शिशिर सक्रात एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में पीड़ पंडुया। तो बच्चों, नाम अलग अलग हो सकता है, रिचुअल्स थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल का मीनिंग सेम है, हार्वेस्ट, हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। बच्चों, अब हम लिटरेचर और एपिक्स के थ्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझने वाले हैं। अगर आप एक ह्यूमन फॉर्म में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी एनिमल रिलेटेड स्टोरीज ना सुनी हो, और उसमें भी सबसे कॉमन कछुए और खरगोश की कहानी, मगरमच्छ और बंदर की कहानी, ये तो सुनी ही होगी। यही है पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र 2200 साल पहले संस्कृत में लिखी गई बहुत पुरानी इंडियन बुक है। इसमें एनिमल्स की स्टोरीज के थ्रू इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाए जाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कहानियां बहुत पॉपुलर हुई। इसके 200 प्लस वर्जन हैं
और इसे 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, अरब और यूरोप में भी। तो आपने देखा, ये कहानियां ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड को यूनाइट करती हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आप एक वर्ड का मतलब समझ लो, एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। ये लॉन्ग और पुरानी स्टोरीज हैं जो हमें अच्छी वैल्यूज और लेसन सिखाती है। रामायण और महाभारत इंडिया के ग्रेट एपिक्स है जो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज को कनेक्ट करती है। इसमें हमें धर्म यानी ड्यूटी, न्याय यानी जस्टिस एंड राइट और रॉन्ग, इनके बारे में सीखने को मिलता है। महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कैसे पांडवों ने लॉर्ड कृष्णा की हेल्प से कौरवों के साथ फाइट की ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और रामायण में लॉर्ड रामा ने लक्ष्मण और हनुमान के साथ रावण को हरा के सीता को बचाया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन एपिक्स को 2000 प्लस साल से कई रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ट्राइबल ग्रुप्स जैसे बिल्स, गॉन्स, मुंडास, इनके अपने फोक वर्जन्स हैं। और तो और सिर्फ तमिलनाडु में ही महाभारत के 100 फोक वर्जन्स हैं। तो आप खुद सोचो पूरे इंडिया में कितने होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा लिटरेचर और एपिक्स हमें यूनाइट करते हैं। एंड नाउ आवर 8th सिंबल। इंडिया में लोग अलग अलग तरह से वर्शिप करते हैं। जैसे हिंदूज पूजा करते हैं, मुस्लिम्स नमाज ऑफर करते हैं, क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं, सिख्स गुरुद्वारे जाते हैं, बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते हैं, जैन्स टेम्पल में प्रे करते हैं, और ट्राइबल एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज जैसे बिल्स, गॉन्स, ये सॉन्ग्स, डांसर्स और फेस्टिवल्स के थ्रू नेचर को वर्शिप करते हैं। यानी सबका तरीका अलग अलग है पर मकसद एक है, डिवोशन एंड रिस्पेक्ट फॉर गॉड। इसलिए हम कह सकते हैं डिफरेंट रिचुअल्स सेम डिवोशन। हमारा 9th सिंबल है इंडियन मैरिजेस। इंडिया में लोग अलग अलग रिलीजन्स और कम्युनिटी के हिसाब से शादी करते हैं। जैसे हिंदू विवाह करते हैं, मुस्लिम निकाह करते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में शादी करते हैं, सिख गुरुद्वारे में, ट्राइबल कम्युनिटी अपने फोक मैरिज कस्टम्स फॉलो करते हैं। तो रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं पर सभी इंडियन वेडिंग्स एक ही चीज दिखाती है, लव, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। नाउ आवर लास्ट सिंबल, बच्चों। इंडिया में लोग अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर के हिसाब से ग्रीट करते हैं। हिंदू नमस्ते या नमस्कार करते हैं, पंजाबी सत श्री अकाल करते हैं, मुस्लिम्स अस्सलाम वालेकुम करते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, तमिल में कहते हैं वणक्कम, तेलुगु एंड मलयालम में कहते हैं नमस्कारम, मराठी में कहते हैं नमस्कार, बंगाली में कहते हैं नमस्कार, गुजराती में नमस्ते या फिर जय श्री कृष्णा, कश्मीरी में सलाम और हरियाणवी में राम राम। जैन कम्युनिटी कहती है जय जिनेंद्र, राजस्थानी या मारवाड़ी कहते हैं खम्मा घड़ी। तो देखा, ग्रीट करने का तरीका अलग है पर पर्पस सेम है, रिस्पेक्ट दिखाना। इसलिए ग्रीटिंग्स भी एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली हूँ, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में फर्क। अब तक तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच, यानी हमें पता है कि हम सब अलग हैं, सब एक जैसे नहीं होते। और अलग होना बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान तो कोई क्रिश्चियन, कोई रोटी खाता है तो कोई राइस, कोई गांव में रहता है तो कोई सिटी में। तो हमारा अलग होना बिल्कुल गलत नहीं है। डिफरेंसेस गलत नहीं होते। डिफरेंसेस किसी को बेटर या वर्स नहीं बनाते। इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी मेक्स सोसाइटी ब्यूटीफुल एंड रिच। अब आप खुद सोचो ना कि अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे या हम सब अलग नहीं होंगे तो सब कुछ बोरिंग नहीं हो जाएगा। एक जैसा खाना, एक जैसा पहनावा, एक जैसी बोली, सब बोरिंग हो जाएगा। तो डिफरेंसेस आर नॉर्मल एंड नेचुरल। अब इनइक्वालिटी क्या होती है वो समझो। इनइक्वालिटी का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी किसी को कम रिस्पेक्ट देना, राइट्स ना देना, अपॉर्चुनिटीज ना देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और ये बात ध्यान से समझना कि डिफरेंसेस तब तक ठीक है जब तक सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन जब हम किसी के डिफरेंसेस का यूज करके किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को पढ़ने से रोकते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं, तब डिफरेंसेस इनइक्वालिटी बन जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कास्ट सिस्टम।
पहले के टाइम में क्या होता था, अगर कोई पॉटर यानी कुम्हार है और वो पॉटर फैमिली में पैदा हुआ है तो लोग कहते थे कि तुम सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बना सकते हो। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आगे पढ़ना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है, उसे अलाउड ही नहीं था कुछ करना। यानी अगर वो कुम्हार की फैमिली में पैदा हो गया है तो बस वो कुम्हार ही बन के रहेगा। तो आप खुद बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी, राइट? क्योंकि उसके डिफरेंस को यूज करके उसके सपने और उसके राइट्स छीन लिए गए आगे पढ़ने के, कुछ बनने के, और ऐसा करना बहुत गलत है। तो आप एक लाइन हमेशा याद रखना, डिफरेंसेस आर ओके बट डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव इज नॉट। डिफरेंस इज ओके बट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट। और आपको ये भी याद रखना है कि डाइवर्सिटी तभी यूजफुल होती है जब सबको रिस्पेक्ट मिले, इक्वल चांस मिले और कोई भी किसी से नीचे या ऊपर ना माना जाए, तभी सोसाइटी स्ट्रांग बनती है। तो अगर आप कहीं भी देखते हो सोसाइटी में कि डिफरेंसेस को यूज करके किसी के राइट्स छीने जा रहे हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, तो आपको उन्हें बताना है कि ये गलत है, क्योंकि अलग होना ठीक है पर भेदभाव नहीं। तो बच्चों, एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही इंडिया की पहचान है। इंडिया स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ लोग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और कॉमन वैल्यूज शेयर करते हैं। हमारा इंडियन कल्चर यही दिखाता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी लाइफ को रिच बनाती है और लोगों को एक साथ लाती है। हम अलग अलग तो हैं, लेकिन फिर भी हम एक देश के नागरिक हैं, हम इंडियंस हैं। मेरे कुछ भी बोलने से पहले आप ये वीडियो देखो। Why was this Indian textile banned in Europe? India used to export exquisite hand-painted and printed cotton textiles to various parts of the world, including Europe, where they called it chintz, an anglicized version of the Hindi word cheent, which means spotted cloth. Remember this song? So why was it banned? Chintz became a massive fashion craze and took over the European markets, beating their local textile industry. In response, France and Britain banned it. But did that stop people from wanting it? Absolutely not. In fact, they wanted it so badly that they began smuggling it in. And then guess what happened? European manufacturers started copying it with their cheap, machine-made imitations, and sadly, the original craft disappeared. It's a sad story, but historians say that Indian cheat was the world's first global fashion. Doesn't that make you feel proud? इंडिया बहुत पुराने समय से बेहद सुंदर हाथ से बनाए और छपे सूती कपड़े दुनिया के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट करता था, जिसमें यूरोप भी शामिल था। यूरोप में इन कपड़ों को चिंट्स कहा जाता था। ये वर्ड हिंदी के छीट से आया है, जिसका मतलब है छीटदार कपड़े। अब हुआ यूं कि चिंट्स यूरोप में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और उसने वहाँ के लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर दे दी। इससे डर के फ्रांस और ब्रिटेन ने इन इंडियन कपड़ों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन वहाँ के लोग फिर भी नहीं रुके। लोगों को ये कपड़ा इतना पसंद था कि वो इसे चुपके से स्मगल करा लेते थे। और फिर क्या हुआ? यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स ने इस कपड़े की नकल करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ हम इंडियंस इन्हें हाथ से बनाते थे, वो लोग मशीनों से बनाने लग गए, जिस कारण ये कपड़ा सस्ता हो गया। दुख की बात यह है कि धीरे धीरे ओरिजिनल इंडियन क्राफ्ट पीछे छूट गया, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडियन छीट दुनिया का पहला ग्लोबल फैशन था। एंड आई एम श्योर यू आर प्राउड। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।